मैं हम लोगों को बोल रहा था कि कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई भी चेंजेस आता है, कोई भी मटेरियल इफेक्ट होता है, तो हम लोगों को उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है। क्योंकि अगर कोई मटेरियल बात है तो उसको डिस्क्लोज करना होगा। इममटेरियल है तो हम लोग नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा देते हैं। पर इसमें बोल रहा है कि अगर material effect should be disclosed where the amount by which any item in the financial statement is affected by such change is not ascertainable। कोई भी अमाउंट अगर एसेंटेबल नहीं है, मतलब वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी या कंटिंजेंट एसेट है, जिसका हम लोगों को पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा। अगर कंटिंजेंट लाइबिलिटी है तो हम लोगों को नहीं पता है कि इस चीज के लिए फ्यूचर में कितना देना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली exactly अमाउंट अगर हम लोगों को नहीं पता है, तो हम लोग उसको अकाउंट्स के अंदर कैसे दिखाएंगे? हम लोगों को तो उसको नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना होगा, पर दिखाना तो होगा। इसमें बोल रहा है द फैक्ट नीड नॉट टू बी इंडिकेटेड। मतलब अगर अमाउंट ठीक से नहीं पता है तो उस फैक्ट को नहीं दिखा, मतलब कोई नीड नहीं है दिखाने का, कोई जरूरत नहीं है दिखाने का। अगर ठीक से अमाउंट नहीं पता है तो छोड़ दो। तो ये लाइन फॉल्स है। द फैक्ट नीड टू बी इंडिकेटेड। अगर हम लोग को उसका एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है, स्टिल हम लोगों को उसको नीचे फैक्ट को दिखाना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स में। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि फिर उसको छोड़ दो, नहीं दिखा पा रहे हैं तो भी छोड़ दो। अब बोल रहा है देयर इज नो सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज विच आर एप्लीकेबल टू ऑल सर्कमस्टांसेस। देखो अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर ऐसा कोई लिस्ट नहीं है कि ये सब अप्लाई होगा, ये सब अप्लाई नहीं होगा। अगर लिस्ट हम लोग को दिया भी था कि जैसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को बताने का जरूरत नहीं है। पर अगेन, अगर हम लोग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम लोगों को बताना होगा। कंसिस्टेंसी अच्छे से बोल दिया था कि कोई भी चीज अगर ईयर आफ्टर ईयर कर रहे हैं तो उसको दिखाने का जरूरत नहीं है। पर उसमें फिर से बोल दिया कि अगर हम लोग कोई मेथड चेंज कर रहे हैं तो फिर बताना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई ऐसा रूल चार्ट नहीं है कि ये चीज हर सरकमस्टांसेस में हो जाएगा। मतलब अगर ये करेंगे तो यही रूल है, ऐसा कोई फिक्स्ड बात नहीं है। कंपनी टू कंपनी, बिजनेस टू बिजनेस कुछ चेंजेस होता है, कुछ कभी कुछ स्टोरी आता है जिसकी वजह से कुछ चेंजेस होता है। कोई फिक्स्ड लिस्ट नहीं है हमारे पास। देखो, बोल रहा है जीवन दीप लिमिटेड हैज मेड अ राइट इशू इन 2010। राइट इशू वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे शेयर इशू होता है, तो शेयर इशू हो, सोचो कि रिलायंस ने 10,000 शेयर इशू किया। अब 10,000 शेयर इशू करने के बाद हम और महिमा तो खरीद पाए 5,000 शेयर्स, पर अनिर्बन कुछ नहीं खरीद पाया। क्योंकि उसके पास उसको बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था रिलायंस का शेयर्स, तो वो नहीं खरीद पाया, वो आउट हो गया। तो बेसिकली रिलायंस का एक एक शेयर 500 रुपए का था। तो रिलायंस का भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कौन है? हम और महिमा। तो अब हम लोग इस कंपनी के शेयर होल्डर बन गए हैं। अब क्या हुआ, आफ्टर 6 मंथ्स और 8 मंथ्स कभी भी कंपनी ने एक ऑफर निकाला। ऑफर में कहा कि ये ऑफर सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए है, कोई नया आदमी इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। मतलब ये ऑफर सिर्फ मेरे और महिमा के लिए है क्योंकि हम दोनों एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं। ये ऑफर अनिर्बन के लिए नहीं है क्योंकि अनिर्बन कोई शेयर होल्डर नहीं था कंपनी का। तो ये ऑफर वो बोलेगा कि हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए निकाल रहे हैं। इस ऑफर में क्या होगा, जिस हम 2:1 में शेयर देंगे। 2:1 में मतलब जिसके पास 5,000 शेयर है उसको हम 2,500 शेयर देंगे। मतलब जिसके पास 2 शेयर है उसको 1 शेयर देंगे, मतलब ठीक आधा देंगे। तो जिसके पास 5,000 शेयर है, कंपनी उसको 2,500 शेयर देगी। पर एक एक शेयर अभी 500 का है, हम उसको 200 रुपया में दे देंगे, मतलब डिस्काउंट में देंगे। अभी रियल में अगर कोई खरीदेगा रिलायंस का शेयर तो उसको एक शेयर 500 का मिलेगा। पर अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर खरीदेगा तो उसको 200 रुपए में शेयर मिल जाएगा। पर कितना शेयर खरीद सकते हो? तुम्हारे पास जितना शेयर पहले से है उसका सिर्फ आधा शेयर ही अभी खरीद सकते हो, मतलब 2,500। तो ये जो इस तरीके से इशू होता है ना, इसको राइट इशू कहते हैं। राइट इशू कहते हैं कि राइट इशू वो इशू होता है जो सिर्फ कंपनी इतना बड़ा स्टोरी नहीं कहता है, कंपनी कहता है वो राइट इशू कर रहा है 200 रुपए में।
तो ऑटोमेटिकली लोग इसको समझ जाते हैं कि राइट इशू है मतलब सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए है। फिर वो देखता है कि अभी मार्केट में शेयर कितना है, 500 का, अच्छा हम लोगों को मिल जाएगा 200 में, तो इसको कहते हैं राइट इशू। तो ये जो कंपनी है जीवनदीप लिमिटेड, ये राइट इशू किया था 2010 में इन द ऑफर डॉक्यूमेंट टू इट्स मेंबर्स। जो मेंबर को ये डॉक्यूमेंट भेजा था, ऑफर डॉक्यूमेंट अपना मेंबर को भेजेगा, मेंबर मतलब शेयर होल्डर्स, तो अपने मेंबर्स को जो ये ऑफर डॉक्यूमेंट दिया, इट हैज प्रोजेक्टेड अ सरप्लस ऑफ 40 करोड़ ड्यूरिंग द काउंटिंग ईयर टू बी एंडेड इतना। ये उसमें बता रहा है कि हम लोगों का प्रॉफिट हुआ है 40 करोड़, इसलिए हम लोग ये ऑफर निकाले हैं। द ड्राफ्ट रिजल्ट्स फॉर द ईयर प्रिपेयर्ड ऑन द जो भी followed accounting policies and presented for perusal of the board of directors showed a deficit of 10 crore। पर जब रियल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रेजेंट किया पूरा प्रॉपर सब कुछ, तो उसमें देखा गया कि कंपनी को डेफिसिट हुआ है 10 करोड़ का। द बोर्ड इन कंसल्टेशन विद द मैनेजिंग डायरेक्टर डिसाइडेड द फॉलोइंग। फिर बोर्ड ने मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ कुछ डिसाइड किया, क्योंकि मेंबर्स को जा चुका है ये लेटर की, ऑफर लेटर की, कंपनी को 40 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, बट रियल में कंपनी को 10 करोड़ का लॉस हुआ है। अब इसके ऊपर क्या डिस्कशन जो हुआ बोर्ड का और मैनेजिंग डायरेक्टर का, वो क्या डिसाइड हुआ, value year end inventory at works cost 50 crore instead of method of valuation of inventory at prime cost। देखो, वैल्यूएशन जब होता है ना इन्वेंट्री, तो कभी वर्क्स कॉस्ट के ऊपर वैल्यू होता है, कभी प्राइम कॉस्ट के ऊपर वैल्यू होता है। ये सब कॉस्ट का टर्म्स है, इसका कोई खास लेना देना नहीं है, बट सिर्फ इतना समझ लो कि वैल्यू ईयर एंड पे वैल्यू हुआ था जब वर्क्स कॉस्ट पे, तो इन्वेंट्री का वैल्यू आया था 50 करोड़, पर उसको जब प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू किए तब उसका वैल्यू आया 30 करोड़। तो स्टॉक का वैल्यू गिर जाएगा तो मेरे को लॉस होगा। तो अभी ये, क्योंकि ट्रेडिंग के बाई साइड में क्लोजिंग स्टॉक आता है, अगर बाई कम हो जाएगा तो हम लोग का जीपी भी कम हो जाएगा, तो इस तरह प्रॉफिट कमा था। लोग फाइंड कर रहा है कैसे कम गया। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर on straight line basis on account of substantial addition in gross block during the year instead of on the reducing balance method which had been adopted। बोल रहा है कि पहले डेप्रिसिएशन देते थे हम लोग स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, पर देना था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो अब हम लोग एक्चुअली रिड्यूसिंग फॉलो करने वाले थे, पर पहले से स्ट्रेट लाइन फॉलो हो रहा था, इसलिए स्ट्रेट लाइन पे सम को मतलब अकाउंटिंग को कर दिया गया, पर करना चाहते थे हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एज अ कॉन्सिक्वेंस इसकी वजह से क्या हुआ, depreciation 2700 is lower than the amount of 45 crores which would have been provided had been old machine been followed by 18 crore। तो एक्चुअली 45 माइनस 27 कितना होता है, 18 करोड़ होता है। तो 27 दे दिया वो, पर देना था 45 करोड़, तो 18 करोड़ का बीच में डिफरेंस आ गया डेप्रिसिएशन की वजह से। नॉट टू प्रोवाइड फॉर आफ्टर सेल एक्सपेंस, सेल के बाद भी कुछ एक्सपेंस होता है, आफ्टर सेल एक्सपेंस होता है जो वारंटी पीरियड का होता है। जैसे मोबाइल हम लोगों को बेच देता है ये बोल के कि इसके ऊपर 1 साल का वारंटी, तो अगर मेरा मोबाइल को उस बीच कुछ भी हुआ तो कंपनी को मेरा मोबाइल फ्री में बनाना पड़ेगा, हम कुछ पैसा नहीं देंगे, पर कंपनी का तो इसके ऊपर खर्चा हुआ, इसको आफ्टर सेल्स एक्सपेंस कहते हैं, तो कंपनी आफ्टर सेल्स एक्सपेंस को लिखा ही नहीं टिल द लास्ट ईयर। तो प्रोविजन एट 2% ऑन सेल्स यूज टू बी मेड। तो अब कंपनी को तो इसके ऊपर प्रोविजन बनाना होगा, प्रोविजन क्यों बनाएगा, होगा कि नहीं होगा ये हम लोगों को अभी से पता नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन बना लेते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या होता था, डेटर पैसा देगा या नहीं, लॉस फ्यूचर में हो भी सकता है नहीं भी, इसलिए हम लोग उसको पहले से रिकॉर्ड कर लेते हैं, ऐसा कंजर्वेटिज्म बोलता है। तो हम लोग इस सेल्स के लिए अभी तक कोई प्रोविजन कुछ नहीं किए थे, पर बाद में लास्ट टाइम पे एकदम वो लोग प्रोविजन बना लिया है। 2% ऑन सेल्स यूज टू बी मेड अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग ऑफ कॉस्ट अगेंस्ट रेवेन्यू। तो जब एंड हुआ ईयर का तब वो लोग प्रोविजन ऑन सेल्स पे बना लिया, प्रोविजन बना लिया 2%, तो खर्चा फिर बढ़ गया इसलिए लॉस हो रहा है। एक्चुअल एक्सपेंस यूज टू बी चार्ज अगेंस्ट द प्रोविजन। नाउ
The board decided to account for expenses as and when actually incurred. सेल्स कितना हुआ है ईयर का? 600 crore. Provide for permanent value in the provide for permanent value in the fall in the value of investment, which fall had been taken place over the 5 years, the provision being 10 crore. As chief accountant, सोचो हम लोग चीफ अकाउंटेंट है कंपनी के, यू आर आस्क्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर टू ड्राफ्ट द नोट्स ऑन अकाउंट्स. अब एक्चुअली क्या होता है, अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाता है 31 मार्च को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको साइन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाता है उसके 6 महीने के बाद, मतलब जाता है, वो लोग उसको पढ़ते हैं, साइन करते हैं, ये सब में और 3-4 महीना 5 महीना लग जाता है. तो अकाउंट्स तो क्लोज हो जाता है 31 मार्च को. तो मैनेजिंग डायरेक्टर जब अकाउंट्स को प्रिपेयर करवा रहा था, तो वो कुछ गलती हो गया था उसके अंदर, कुछ चेंजेस था उसके अंदर. पर जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस अकाउंट्स को देखा 31 मार्च के बाद, क्लोजर के बाद, तब वो देखा कि ये गलती हुआ है. तो अब अकाउंट्स को जाकर फिर से काट कूट के चेंज तो कर नहीं सकते. तो इसमें कोई भी चेंजेस आया है तो उसको नोट्स टू अकाउंट्स में एनुअल रिपोर्ट में दे दो. तो चीफ अकाउंटेंट से बोला जा रहा है, एमडी बोल रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर बोल रहा है कि एक नोट्स टू अकाउंट्स ड्राफ्ट कर दो. मतलब एक नोट्स टू अकाउंट्स लिख दो इन सारे मैटर के ऊपर, उसको हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच कर देंगे. तो वो क्या क्या इन सब के ऊपर लिखेगा. जब भी हम लोग कोई भी AS1 के ऊपर आंसर देंगे, AS1 के ऊपर, तो ये लाइन अपना पेटेंट है, जैसा हम पिछले सम्स में भी लिख रहे थे कि AS1 में कहा जाता है कि कोई भी मटेरियल इफेक्ट है तो ही उसको रिकॉर्ड करो, अगर उसका कोई मटेरियल इफेक्ट नहीं है तो फिर उसको बोलने का जरूरत नहीं है. ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, ये हमेशा लिख देना कि कोई भी मटेरियल फैक्ट है, जैसे अभी हम इसमें लिख रहे हैं, ये AS1 का पेटेंट लाइन है, हमेशा हर कुछ भी AS1 से पूछेगा, स्टार्टिंग में ये हमेशा लिख देना कि AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज states that any change in तो नंबर 1 में हम लोगों को सिंपली बोला था कि पहले हम लोग प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करते थे, अब हम लोग वर्क्स कॉस्ट पे वैल्यू करने लगे हैं. इसलिए जब प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करते थे तब हम लोगों का वैल्यूएशन आता था 30 करोड़. जब हम लोग वर्क्स कॉस्ट पे वैल्यूएशन किए तब हम लोग का इन्वेंट्री का वैल्यू आया 50 करोड़. तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसलिए 20 करोड़ का इस साल प्रॉफिट हो गया. तो ये बात को हम लोग को नीचे बताना पड़ेगा क्योंकि कुछ चेंज किए हैं. डेप्रिसिएशन भी पहले हम लोग करते थे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, तब डेप्रिसिएशन आता 45, पर हम लोग इस साल अचानक से मेथड को चेंज किए हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में, तो डेप्रिसिएशन आया था 27. तो इस साल हम लोगों ने कम डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो 18 करोड़ का फिर प्रॉफिट हो गया. मेथड चेंज हुआ है, कंसिस्टेंसी ब्रेक हुआ है, तो हम लोगों को नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में ये बताना पड़ेगा. थर्ड में हम लोगों को बोल रहा है कि हम लोग आफ्टर सेल्स एक्सपेंस दिखाते हैं. आफ्टर सेल्स एक्सपेंस होता है जब भी कोई कंपनी कोई भी सामान को बेचता है तो उसके ऊपर हम लोगों को वारंटी देता है. वारंटी का मतलब ये होता है कि अगर उस वारंटी पीरियड में उस सामान को कुछ भी हुआ
तो कंपनी उससे उसको बनाने के लिए कस्टमर से कोई भी पैसा नहीं लेता है, फ्री में बनाकर देता है। बट कस्टमर को तो वो सामान फ्री में मिल जाता है, बट कंपनी का उसके ऊपर कुछ खर्चा होता है। वो जो कंपनी का खर्चा होता है ये तो होगा ही, क्योंकि कंपनी को पता है हम वारंटी देते हैं, वारंटी देंगे तो डेफिनेटली मेरा कुछ खर्चा होगा। तो लास्ट ईयर तक कंपनी इसके ऊपर प्रोविजन बनाता था, 2% का प्रोविजन बनाता था। प्रोविजन मतलब जब भी कोई चीज हो सकता है फ्यूचर में, तो हम लोग उसके लिए अभी से प्रोविजन बनाते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या होता है, हमको लगता है डेटर लोग पैसा नहीं देगा, इसलिए हम पहले से उसके लिए प्रोविजन बना लेते हैं। उसी तरह अगर हम वारंटी में फोन को या किसी सामान को बेच रहे हैं, तो हमको पता है अगर वो इस 1 साल में खराब हुआ तो कस्टमर मेरे से ये फ्री में बनवाएगा, पर मेरे को इसके लिए पैसा लगेगा। तो कंपनी क्या करता है, उसके लिए प्रोविजन बनाता था, पर लास्ट ईयर तक, टिल द लास्ट ईयर, वो इसके ऊपर प्रोविजन बनाता था 2% का। पर एक्चुअल एक्सपेंस यूज टू बी चार्ज अगेंस्ट द प्रोविजन। पर अब बोर्ड डिसाइड किया है कि द बोर्ड नाउ डिसाइडेड टू अकाउंट फॉर एक्सपेंस एज एंड व्हेन एक्चुअली इनकर्ड। अब कंपनी बोला है कि कोई जरूरत नहीं है प्रोविजन बनाने का, अगर खर्चा होगा तो तभी लिख लिया जाएगा, अभी से प्रोविजन मत बनाओ। तो इसको भी हम लोग नोट्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहले वो प्रोविजन बनाता था, अब वो प्रोविजन नहीं बना रहा है, तो इसके ऊपर भी उसको नोट्स लिखना पड़ेगा। जितने का भी वो सेल करता था, मतलब 600 का जो वो सेल करता था, उसके ऊपर 2% का प्रोविजन बना लेता था, मतलब 12 करोड़ का वो प्रोविजन बना लेता। पर अब से वो डिसाइड किया कि प्रोविजन नहीं बनाएगा। अगर हम लोग प्रोविजन बनाते हैं तो पीएल का 2 में दिखाते हैं प्रोविजन ऑन आफ्टर सेल्स एक्सपेंस, पर वो अब अगर ये खर्चा नहीं दिखाएगा तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इस तरह 12 करोड़ से उसका प्रॉफिट बढ़ गया। फोर्थ नंबर में बोल रहा है कंपनी का कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अब गिरने लगा है, मतलब परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू परमानेंटली गिर गया है, विच फॉल हैड बीन टेकन प्लेस ओवर द पास्ट 5 years। तो अब क्या होगा, द प्रोविजन बीइंग 10 करोड़। हम लोगों को अभी पता चल रहा है कि हम लोगों का कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट, एक तरीके का एसेट, तो हम लोगों का कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट था उसका वैल्यू अब गिर रहा है। तो कंपनी बोला कि उसके लिए एक प्रोविजन बना लो, 10 करोड़ का एक प्रोविजन बना लो। प्रोविजन क्यों बना रहे हैं, अगर फ्यूचर में नुकसान होने वाला है तो उसके लिए हम लोग अभी से तैयारी कर लेते हैं। तो हम लोगों को पता है कि परमानेंट फॉल होने वाला है हमारा प्रोविजन में, इन्वेस्टमेंट में, तो उसके लिए हम अभी से इन प्रोविजन बना रहे हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे,